नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौर्यकाल। हम मौर्यकाल के बारे में शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से समस्त जानकारी यहाँ नोट्स के रूप में हासिल करेंगे और कुछ प्रश्नों का संकलन भी साथ ही करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मौर्यकाल का समय रहा था 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अब पढ़ते हैं मौर्यों की उत्पत्ति। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था घनानंद, इसको हरा करके मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था और ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी और बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महापरिनिब्बान सूत्र के अनुसार मौर्य पीपली वन का शासक तथा क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। तो ये तो हो गया मौर्यों की उत्पत्ति का परिचय। अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। मौर्य इतिहास का उल्लेख करने वाले अन्य साहित्यिक स्रोत में चाणक्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वृहत कथा मंजरी के जो रचयिता है वो कौन है, तो क्षेमेंद्र। और कलहण की राज तरंगिणी, राज का मतलब राजा और तरंगिणी मतलब नदी। विशाखादत्त या विशाखदत्त इनका मुद्रा राक्षस और सोमदेव का कथा चरित सागर। ये जो यहाँ पर कुछ साहित्य लिखे हुए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है मौर्य वंश के दृष्टिकोण से। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में पुराणों से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में जातक, दीघनिकाय, दीपवंश, महावंश, वंश थपकासिनी, दिव्यावदान से मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र और हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रवर्तन से मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के वृहत शिलालेख, अशोक जो है वो शिलालेख लिखवाने का बहुत शौकीन था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे शिलालेख लिखे गए अशोक के काल में। तो इसमें वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, इनसे भी मौर्यों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख भी मौर्य काल के विषय में पर्याप्त जानकारी देता है। यहाँ पर ये मौर्य कालीन स्थलों का मानचित्र है एक, और इस मानचित्र में ये बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये देखिए यहाँ पर लंका, कांधार, गिरनार, सोपारा, सन्नति, मस्की, यहाँ से अशोक का अभिलेख मिलेगा। और कलिंग, धौली, जौगढ़, सारनाथ, पाटलिपुत्र। तो आगे और पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से। अर्थशास्त्र सबसे पहले लेखक हैं इसके कौटिल्य, चाणक्य, अजय या विष्णुगुप्त, ये चारों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। अर्थशास्त्र की शैली गद्य और पद्य दोनों यानी चंपू शैली में लिखा गया है। और अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों की संपूर्ण जानकारी देता है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है, इसलिए आज भी इसकी जो सलाह है उतनी ही प्रिय मानी जाती है सबके द्वारा और उचित मानी जाती है, नीतिगत होती है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस विश्व राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है और सर्वाधिक लोक प्रचलित है, लोकप्रिय है, लोगों ने जिसको सराहा है। तो उसी प्रकार से अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के द प्रिंस से की जाती है और इसी के साथ चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और समय लिखा हुआ यहाँ पर 321 से 298 ईसा पूर्व। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी ताकि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसका प्रशासन सही प्रकार से चल सके। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा गया है, कई सारे सूत्र है इसमें, और संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में रखा जा सकता है। यह शास्त्र अनावश्यक विस्तार से रहित, फालतू की बातें नहीं लिखी हुई है, समझने और ग्रहण करने में बहुत सरल है और कौटिल्य द्वारा उन शब्दों में रचा गया है जिसका अर्थ सुनिश्चित हो चुका है। इसकी खोज 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण भट्ट स्वामी ने हस्तलिखित पांडुलिपि के रूप में की थी और इन्होंने 1906 से 1909 के दौरान इसका संस्कृत भाषा में प्रकाशन करवाया और मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम शास्त्री को यह पांडुलिपि
भेंट की। तो उस ब्राह्मण का नाम है भट्ट स्वामी और 1905 में उन्होंने अर्थशास्त्र की खोज की। अर्थशास्त्र अधिकरण अध्याय है इसमें 15, प्राधिकरण यानी प्रसंग है 180 और श्लोक है 6000 और विनयाधिकरण शास्त्र संचालन से संबंधित नियम है इसमें और मंडल योनि में सप्तांग सिद्धांत है। तो अर्थशास्त्र के 6ठे अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का विवेचन मिलता है। और सप्तांग सिद्धांत क्या है ये देखिए, राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए 7 अंग बताए हैं चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में और वो 7 अंग के सबसे पहला अंग है यहाँ पर राजा, दूसरा जनपद, तीसरा दुर्ग, चौथा सेना, पांचवा मित्र, छठा कोष और सातवां है मंत्री जिसे अमात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। मतलब ये बात है कि किसी की भी प्रशंसा या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं है, नीतिगत बातें लिखी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शत्रु के शत्रु को मित्र बताया गया है और अर्थशास्त्र में सम्राट शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं दूसरा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य है वह है इंडिका, जिसके लेखक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था तब सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक महान दार्शनिक मेगस्थनीज को यहाँ पर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगस्थनीज की नियुक्ति भारत में प्रथम विदेशी राजदूत के रूप में हुई थी और यह यूनानी राजदूत था। ठीक है, मेगस्थनीज 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और मेगस्थनीज की इंडिका की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। इंडिका का संकलन कब किया गया? 1848 ईस्वी में डॉक्टर स्वानबैक द्वारा किया गया है और इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद 1891 में मैकिंडल द्वारा महोदय ने किया। इंडिका में क्या है? मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है और मेगस्थनीज के अनुसार सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था जिसे उसने पॉलीब्रोथा कहा है। तो ये मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में इसका उल्लेख किया है, पॉलीब्रोथा पाटलिपुत्र का जो सबसे बड़ा नगर था। मेगस्थनीज की इंडिका में उत्तरापथ का भी वर्णन है और उसके अनुसार मौर्य काल की सबसे लंबी सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। और मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग हेराक्लीन, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, और डायनोसियस, जिसे हम भगवान शिव मानते हैं, उसकी पूजा करते थे। और मेगस्थनीज ने कुछ भ्रामक बातें भी लिखी है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक भी फालतू की बात नहीं लिखी, जबकि मेगस्थनीज की इंडिका में कई भ्रामक बातें हैं। जैसे भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, हम राजस्थान के निवासी, ये पता है, अकाल राजस्थान भारत का ही भाग है, तो इस प्रकार अकाल पड़ता है यहाँ पर। और महास्थान और सहोगरा से प्राप्त ताम्रपत्रा अभिलेख से अकाल की जानकारी, उस समय भी अकाल पड़ता था, इसकी जानकारी भी महास्थान और सहोगरा के ताम्रपत्र अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं है, ये दूसरी भ्रामक बात। लिखने का ज्ञान नहीं था तो अर्थशास्त्र कहाँ से आया फिर? तीसरा, भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि भारत में यूनान के समान दास प्रथा नहीं थी, ऐसा उसने बताया, जबकि भारत में दास प्रथा थी। बौद्ध धर्म का उल्लेख भी नहीं मिलता है। तो भारत तो बौद्ध वंश की जन्मस्थली माना जाता है, बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था: दार्शनिक, कृषक, शिकारी या पशुपालक, व्यापारी या शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर और मंत्री। और अगला यहाँ पर साहित्य आता है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक थे विशाखादत्त। और इस मुद्रा राक्षस पर टीकाएं लिखी थी ढूंढीराज ने। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में की गई थी। 4वीं शताब्दी की बात हो रही, ईसा पूर्व की नहीं। मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश, गुप्तकाल और नंद वंश, इन तीनों की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त को वृषल यानी निम्न कुल से उत्पन्न कहा गया है। और मुद्रा राक्षस भी संस्कृत का ऐतिहासिक नायिका विहीन नाटक है, मतलब इसमें कोई नायिका का, कोई रोमांस इत्यादि का यहाँ पर वर्णन नहीं है। यह भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न अगर आए भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ कौन सा था, तो मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाखादत्त है। नोट, इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में पहली बार इसका अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। अब पढ़ते हैं राजतरंगिणी, कलहण द्वारा रचित थी और यह भी एक संस्कृत का ग्रंथ है। राजतरंगिणी का अर्थ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, राजाओं की नदी, जिसका अर्थ क्या है? राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह एक लिखा गया है राजतरंगिणी में, और यह भी कविता के रूप में है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है ये राजतरंगिणी, कलहण द्वारा लिखा गया। और इसमें कलहण का इतिहास वर्णित है, कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है और इसकी रचना 1147 से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है।
इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था और जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे कश्यप मेरु, उनके ब्रह्मा के पुत्र के नाम पर इसका नाम पड़ा कश्यप मेरु और ऋषि मरीचि के पुत्र थे ये। राज तरंगिणी में अशोक द्वारा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नवीन नगर बसाने का उल्लेख मिलता है। तो आज हम जो श्रीनगर नामक नवीन नगर जो जम्मू कश्मीर में है उसके बारे में सुनते हैं, उसको बसाया था सम्राट अशोक ने। इसमें कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक झालोक को बताया गया है। ये प्रश्न आ सकता है कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर मुद्दा अभी ट्रेंड में रहा था, तो इसका प्रथम मौर्य शासक झालोक को बताया गया है राज तरंगिणी में कल्हण द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से देखिए जिन पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। बौद्ध ग्रंथ 2 है, दीपवंश और महावंश, महाबोधिवंश और दिव्यावधान। और जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व, कल्पसूत्र के तो लेखक है भद्रबाहु और परिशिष्ट पर्व के हेमचंद्र। ब्राह्मण ग्रंथों में व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, कथा सरित सागर सोमदेव का, महाभाष्य पतंजलि का और विष्णु पुराण, जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं पुरातात्विक अभिलेखों की, पुरातात्विक स्रोतों की। तो इसमें अभिलेख सबसे पहले, अभिलेख किसे कहते हैं? किसी भी कठोर सतह जैसे पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। जो बनवाने वाले हैं उनके बारे में लिखा जाता है उन कठोर सतहों पर, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अभिलेख के प्रकार देखिए यहाँ पर, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहाभिलेख, मुद्राभिलेख और ताम्रपत्राभिलेख। ताम्रपत्र पर लिखे जाते हैं गुहाओं में, स्तंभ पर और शिलाओं पर, पत्थर की शिलाओं पर। संपूर्ण मौर्य काल का सोहागोरा एकमात्र लेख है जो ताम्रपत्र पर अंकित है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ताम्रपत्र पर अंकित अभिलेख जो मौर्य काल में केवल एक ही है जिसका नाम है सोहागोरा। ये तांबे पर लिखा गया है। अब पढ़ते हैं हम मौर्य साम्राज्य के बारे में, कहाँ से स्थापना हुई और कहाँ इसका पतन होता है, उसकी शुरुआत करते हैं हम। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, सबसे पहले इसके जो शासक है, जो संस्थापक कहे जाते हैं मौर्य वंश के, उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासनकाल रहा था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक जिसका नाम है घनानंद, इसको हरा करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रगुप्त भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। जिस प्रकार प्रथम ऐसी ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है राज तरंगिणी को, उसी प्रकार चंद्रगुप्त जो है भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त भारत का प्रथम शासक जिसने भारत को विदेशी दासता से, विदेशी गुलामी से मुक्त कराया और इसके लिए चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों को पराजित करके भारत से बाहर निकाल दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी का प्राय अभाव है और अनुश्रुतियां हैं। ऐसा कहने सुनने में मिलता है कि चंद्रगुप्त घनानंद के दरबार में मुर्रा नामक दासी से उत्पन्न माना जाता है। एक गुलाम थी, दासी थी, उससे उत्पन्न हुआ था चंद्रगुप्त। और दूसरा मौर्य जनपद का होने के कारण से, मुर्रा नामक दासी से उत्पन्न और मौर्य जनपद का होने के कारण से ये मौर्य कहलाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकारों ने कुछ अलग अलग नाम दिए। 2 नाम है यहाँ पर, एक तो सेड्रोकॉटिस और दूसरा है एड्रोकॉट्स। सेड्रोकॉट्स नाम दिया स्ट्रैबो, जस्टिन और एरियन ने, और एड्रोकॉट्स नाम दिया एपियान, शक, प्लूटार्क ने। नोट, 1793 में विलियम जोन्स ने इन नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के लिए की और बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप भारत का स्वामी बना दिया। विसेंट स्मिथ ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य भारत के वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वत तक विस्तार कर लिया। तो विसेंट स्मिथ का ये जो कथन है बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य इतना अधिक विस्तार किया, मतलब हिंदुकुश पर्वत जो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ तक विस्तार कर लिया। और इसके अनुसार चंद्रगुप्त की इस सीमा को 16वीं शताब्दी तक मुगल और 18वीं और 19वीं सदी तक अंग्रेज भी इस सीमा तक नहीं पहुँच पाए थे। मतलब इतना ज़्यादा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक, एक महान शासक था सेल्यूकस निकेटर, इसको 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। और परिणाम स्वरूप क्या क्या चीज़ें हुई देखिए, ये महत्वपूर्ण एग्जाम में आती है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जिसका नाम है हेलेना, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और 4 प्रांत दहेज में दिए जिनका नाम है काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ठीक है, इनके दूसरे नाम भी यहाँ पर सामने दिए हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए
और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को, हेलेना का तो विवाह किया, इसके साथ ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका प्रयोग कृत्रिम सिंचाई के लिए किया जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। ये बात ध्यान रखेंगे, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए और वहां पर एक पहाड़ी पर संलेखन मतलब उपवास यानी व्रत पद्धति के माध्यम से अपनी देह का त्याग किया अपनी इच्छा से 298 ईसा पूर्व में। तो यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी समाप्त होती है और इसकी मृत्यु के पश्चात इनका जो पुत्र है जिसकी माता का नाम है दुर्धरा, ये चंद्रगुप्त मौर्य की पटरानी थी। तो दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनता है और चंद्रगुप्त और हेलेना के पुत्र का नाम जस्टिन था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य के जीवन के अंतिम समय में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। अब पढ़ते हैं हम बिंदुसार के बारे में। 298 से शुरुआत होती है इसकी कहानी की, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार उत्तराधिकारी हुआ और भारत का प्रथम सिजेरियन शासक, ये एक उपाधि है, भारत का प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है बिंदुसार को। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोकेट्स, अमित्रघात और अमित्रखाद का मतलब, अमित्र मतलब शत्रुओं को खा जाने वाला बताया गया है बिंदुसार को। ये यूनानी इतिहासकार क्या करते थे, भारतीय राजा क्योंकि समृद्ध थे और उनको इमोशनली मतलब उनको प्रभावित करते थे, उनको बड़ी बड़ी उपाधियां देते थे ताकि यूनान वाले जो राजा हैं उनकी मदद करे भारतीय राजा। ठीक है, तो कुछ ऐसी उपाधियां दी थी यहाँ पर बिंदुसार को। बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार की पत्नियों के नाम है यहाँ पर सुभद्रांगी, चारुमित्रा और नूर। बौद्ध ग्रंथ महाबग्गा के अनुसार बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे। ये बात ध्यान दीजिए, बौद्ध ग्रंथ है महाबग्गा जिसके अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे। और बिंदुसार ने सीरिया के शासक जिनका नाम है एंटियोकस प्रथम को पत्र लिख करके 3 चीज़ें मांगी थी। एक तो विदेश की मीठी शराब, दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा दार्शनिक। ये 3 चीज़ें एंटियोकस प्रथम जो सीरिया के शासक थे उनसे मांगी थी बिंदुसार ने। तो एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने से तो मना कर दिया कि दार्शनिक हमारे पास नहीं है अभी, और है तो भी हम भेजेंगे नहीं। एंटियोकस ने अपना एक राजदूत, दार्शनिक की बजाय एक राजदूत भेजा जिसका नाम है डायमेकस। यह बिंदुसार के दरबार में भेजा। और इसी प्रकार से मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस जिसे कहा जाता है, उन्होंने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसिस, ये अलग अलग नाम हैं इनके, अलग अलग किताबों में लिखे गए हैं, तो इस नाम का राजदूत यहाँ पर भेजा। तो एंटियोकस प्रथम ने तो डायमेकस और मिस्र के शासक जिनका नाम है टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस, इन्होंने डायोनिसिस को यहाँ पर बिंदुसार के दरबार में भेजा। प्रारंभिक समय में चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री बने थे, परंतु क्योंकि चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से थे, तो इस कारण से उनकी मृत्यु के पश्चात राधागुप्त नए प्रधानमंत्री बने बिंदुसार के दरबार में। और बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जैसे वर्तमान में लोकसभा होती है, ठीक उसी प्रकार से। और इसका प्रधान था खल्लाटक, जैसे भल्लाल देव था उसी प्रकार खल्लाटक जो है वो बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की मंत्री परिषद का प्रधान था। बिंदुसार के शासनकाल में अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है, जिसको दबाने के लिए सर्वप्रथम अशोक को भेजा गया और बाद में अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये बात दिमाग में रख लेंगे आप, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक धर्म के संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल थे। और यहाँ पर बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। अब पढ़ते हैं हम अशोक के बारे में, अशोक महान या अशोक सम्राट के बारे में। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था और एक स्वर्ण काल की तरह इनका शासनकाल था। इनके पिता का नाम बिंदुसार के पुत्र थे ये, और क्योंकि बिंदुसार के 101 पुत्र थे उनमें से एक थे अशोक। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी, जनपद कल्याणी, वन देवी, धम्मा, ये अलग अलग नाम है इनकी माता के। सुभद्रांगी चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी और अशोक राजा बनने से पूर्व उज्जैन का प्रांतपाल था और शासक बनने से पूर्व खस, ये है नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित,
और नेपाल की विजय अशोक पहले से ही कर चुका था। आजीवक मुनि पिंगलवत्स जीव ने, क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार, तो बिंदुसार के समय में आजीवक मुनि पिंगलवत्स जीव ने अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। और अशोक के संपूर्ण शासनकाल को 3 भागों में यहाँ पर बांटा जा सकता है। चलिए यहाँ पर पहले तो इस चित्र में देखिए आप अशोक के साम्राज्य को, एक यहाँ पर मिस्टेक है 273 ईसा पूर्व कर देना आप, और साथ में देखिए यहाँ पर बाबरू, ये अभिलेख है, उन अभिलेखों के नाम है जहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर अशोक का शासन था। बाबरू अभिलेख है, इसी प्रकार से यहाँ पर मस्की अभिलेख है, ये ब्रह्मगिरी, कोपवाल, मैसूर, श्रवण बेलगोला की जो बात करी अपन ने, रूपनाथ, यहाँ पर पाटलिपुत्र जो मगध का मुख्य साम्राज्य यहाँ पर था इसके आसपास, और चंपारण। तो ये एक चित्र है अशोक के साम्राज्य का, और कुछ शिलालेख वगैरह जहाँ जहाँ से मिले हैं उनका। अब हम अशोक के शासनकाल को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले राज्याभिषेक से लेकर के 12 वर्ष तक। तो इसमें देखते हैं अशोक ने प्रथम राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में करवाया, और सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार संघर्ष में अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। मतलब 101 पुत्र थे किसके, बिंदुसार के, जिसमें से 99 को मार दिया अशोक ने, और दो पुत्र बचे, एक तो अशोक और दूसरा बचा यहाँ पर अशोक का सगा भाई तिस, केवल उसको जीवित छोड़ा। इनकी हत्या करके 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया। मतलब इन 4 सालों में 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक 4 सालों में जो उत्तराधिकार संघर्ष चला उसमें 99 भाइयों की हत्या कर दी अशोक ने। अशोक ने केवल अपने सगे भाई तिस को ही जीवित छोड़ा, और प्रारंभिक समय में अशोक बहुत क्रूर था, मतलब दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, और क्रूरता का मजाक उड़ाए जाने के कारण से उसने अपने निवास की 500 रानियों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसका मजाक उड़ाया गया था, वो सुंदर नहीं था इसलिए। तो चीनी यात्री फायान और वैन सांग के अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना की, क्योंकि इतनी ज़्यादा मौतें उसने करवाई, अपने भाइयों की हत्या कर दी, और बहुत सारे युद्धों में भी उसने बहुत हत्याएं करवाई। तो इस कारण से फायान और वैन सांग जो चीनी यात्री थे, उन्होंने कहा कि अशोक ने पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना करी, जहाँ पर लोगों को अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। अपने विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व 8वें वर्ष में कलिंग का महायुद्ध छिड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए और इतने ही लोग बेघर हो गए। तो इन समस्त कारणों से अशोक को प्रारंभिक समय में चंडाशोक कहा गया, मतलब शोक लाने वाला, महाशोक फैलाने वाला। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक ने स्वयं अपने 13वें अभिलेख में, शिलालेख में किया। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। मतलब यहाँ तक अशोक युद्ध करते करते थक गया था, और जब वहाँ पर उस युद्ध क्षेत्र में पड़ी हुई लाशों को उसने देखा तो उससे वो बुरी तरह से आहत हुआ, और दुखी होकर के उसने युद्ध नहीं करने की घोषणा कर दी। और इस युद्ध के बाद ही उसने रणघोष के स्थान पर धम्म घोष का अनुसरण किया। और कलिंग युद्ध के कारण क्या थे, जिसमें इतना ज़्यादा जो है वो उसको वो चंडाशोक की जो उपाधि है, या इस प्रकार उसको कहा गया था। तो युद्ध के कारण थे, एक तो कलिंग की स्वतंत्रता, दूसरा आर्थिक कारण था कि कलिंग हाथी दांत व्यापार और कपड़ा व्यापार में आत्मनिर्भर था। तो जो व्यापारिक या औद्योगिक नगरी होती है उस पर सबकी निगाह होती है, जिस प्रकार वर्तमान में मुंबई है। तो यह व्यापारिक दृष्टिकोण से विकसित अवस्था में था। तीसरा, कलिंग पर अधिकार कर लेने से अशोक को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सीधे व्यापार मार्ग पर अधिकार मिल रहा था। कलिंग एक रास्ता था, व्यापारिक रास्ता। चौथा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग के शासक नंदराज जो थे, उन्होंने अशोक के पिता बिंदुसार का अपमान किया था। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए भी अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए कलिंग में। एक तो उत्तरी केंद्र धौली और तोसाली जिसकी राजधानी, और दूसरा दक्षिण केंद्र जौगढ़ जिसकी राजधानी संपा। कलिंग की राजधानी तोसाली को बनाया गया। कलिंग जो जीता था उस प्रांत की राजधानी बनाया गया तोसाली को, जो उत्तरी केंद्र का भाग था, और प्रशासन वहाँ के राजकुमार को सौंप दिया गया। अब पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की, और कल्हण के अनुसार अशोक शैव अनुयायी था। ठीक है, सारनाथ लेख के अनुसार अशोक ने नेपाल में दलित पाटन यानी देवपाटन नामक नगर की स्थापना की। यह अशोक के सारनाथ अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, कि नेपाल में ललित पाटन नगर की स्थापना की। अशोक के साम्राज्य में केवल असम कामरूप ही शामिल नहीं था। अब अशोक के बौद्ध धर्म धम्माशोक के बारे में पढ़ते हैं। महावंश और दीप वंश के अनुसार अशोक को उसके राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में
निग्रोध नामक बालक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, मतलब वो दीक्षा प्रदान की निग्रोध नामक बालक ने, और निग्रोध सुसीम का पुत्र माना जाता है। ठीक है। दिव्यावदान के अनुसार यह भी एक बौद्ध धर्म का ही साहित्य है। इसके अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया और मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आकर के वह पूर्णतः बौद्ध हो गया। तो ये 3-4 जो है वो स्टेटमेंट है, ये बताते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया पूरी तरह से। अब मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का यहाँ आयोजन होता है पाटलिपुत्र में अशोक के काल में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की, जबकि 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। 10वें वर्ष में तो बौद्ध गया की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया और लुम्बिनी में भूमि कर को 1/4 से घटा करके 1/8 भाग कर दिया। यह जानकारी रम्मिनदई अभिलेख में लिखी हुई है। भाबरू एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। भाबरू बैराट लघु शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है। यह अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाबरू लघु अभिलेख में अशोक ने बौद्ध ग्रंथों का अंकन करवाया और इसी शिलालेख की खोज करी थी 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ड के द्वारा। वर्तमान में यह कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। एक महत्वपूर्ण और शिलालेख है मस्की लघु शिलालेख, जिसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी टॉपिक में इसी वीडियो के अंत में हम महत्वपूर्ण शिलालेखों, स्तंभलेखों और गुहालेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, अशोक ने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अशोक का पुत्र जिसका नाम महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को बोधि वृक्ष की एक टहनी के साथ श्रीलंका के शासक तिस्य के दरबार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने भेजा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक इन दोनों को ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने के लिए स्वयं गया। श्रीलंका के शासक तिस्य ने बदले में क्या किया, अपने भतीजे अरिट्ठा को अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। अशोक का धम्म, अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो संहिता प्रस्तुत की, अभिलेखों में उसको धम्म कहा गया। जो आचार संहिता, मतलब जो व्यवहार की जो नियमावली प्रस्तुत की, उसको अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली है, जिसका अर्थ क्या है कि वह अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में उसका अर्थ को बताता है। राहुलोवाद सूत्र बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय का एक भाग है। अशोक का उपासक धर्म बौद्ध धर्म था, मतलब बौद्ध धर्म का उपासक था वह। अशोक के धर्म का मूल लोक कल्याण था, मतलब प्रारंभ में उसने जो इतनी हत्याएं कराई थी, तो कलिंग युग के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और लोक कल्याण में लग गया था। भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था। अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की और अशोक ने युक्तों, राजुक, प्रादेशिक को आदेश दिया कि प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की जाए और वहीं तक्षशिला और उज्जैन में प्रत्येक 3रे वर्ष धम्म यात्रा की जाए। तक्षशिला और उज्जैन, इन दोनों में प्रत्येक 3रे वर्ष और बाकी सभी प्रदेशों में 5वें वर्ष धम्म की यात्रा की जाए। अब अशोक का परिवार में कौन कौन लोग थे, तो अशोक की रानियां हैं असंधिमित्रा, ये प्रथम पटरानी है अशोक की। दूसरा तिक्षरक्षिता, कुणाल को जिसने अंधा करवा दिया वह तिक्षरक्षिता, और कुणाल कौन था, पद्मावती का पुत्र था, यह भी अशोक की रानी थी। फिर देवी जिसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जिसको तिस्य के दरबार में भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और 5वां कारुवकी या चारुवाकी, जिसका पुत्र तीवर था। अभिलेखों में अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवकी का उल्लेख मिलता है। अन्य रानियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के महावंश और दिव्यावदान में मिलता है। वायु पुराण के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल शासक बना था। कलहण की राजतरंगिनी के अनुसार झालोक कश्मीर का शासक बना था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था और पूर्वी भाग का शासक दशरथ और पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बना। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या 185 से 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने, और अंतिम शासक था मौर्य वंश का जिसका नाम है बृहद्रथ। ये नाम याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम मौर्य प्रशासन के बारे में, किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो मौर्य प्रशासन का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसकी प्रकृति केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासक के रूप में।
केंद्रीय राजतंत्रात्मक का मतलब यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता था और सारी जो सत्ता है वो राजा के हाथ में होती थी। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा समस्त शक्तियों को अपने हाथों में निहित रखे और प्राचीन भारत में सबसे विशाल नौकरशाही मौर्य काल में थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता है। मंत्रिपरिषद को राज्य की वैधानिक आवश्यकता बताया गया है, मतलब मंत्रिपरिषद को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। अशोक के अभिलेखों में मंत्रिपरिषद को परिसा कहा गया है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को वेतन के रूप में 12,000 पर्ण एक वर्ष में मिलते थे, वार्षिक रूप से मिलते थे। और राजा के 3 से 5 और प्रमुख विश्वास पात्र लोगों का एक समूह था जिसको मंत्रिण कहा जाता था और इनका वेतन 4 गुना होता था मंत्रिपरिषद के सदस्यों से और उतना हो सकता है 48,000 पर्ण वार्षिक। अब पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए 18 लोगों का ऐसा समूह होता था जिसे तीर्थ कहा जाता था। प्रशासन में सहायता देने के लिए जैसे वर्तमान में मंत्री परिषद होती है उसी प्रकार से मंत्रियों का एक जो समूह होता था उसको तीर्थ कहते थे। इनको महामात्य भी कहा जाता था और इनकी नियुक्ति से पूर्व, क्योंकि ये 18 लोग राजा के विश्वास पात्र थे, इसलिए इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। उपदा परीक्षण किसे कहा जाता था? तो महामात्यों के चरित्र परीक्षण को उपदा परीक्षण कहा जाता था। तीर्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे। बिल्कुल प्रधानमंत्री मतलब राजा के बिल्कुल पास के लोग मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे जिनको अध्यक्ष कहा जाता था। अध्यक्ष को यूनानी स्रोतों में मजिस्ट्रेट कहा गया है और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी राजा सहित 27 होते थे। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। इन अध्यक्षों का अर्थ हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 26 अध्यक्ष हैं और उसके बाद पढ़ेंगे 18 तीर्थ। तो लक्षणाध्यक्ष जिसको कोषाध्यक्ष कहते थे, मुद्रा या टकसाल अधिकारी होता था। इसका काम था सिक्के जारी करना। सिक्कों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। पणियाध्यक्ष व्यापार या वाणिज्य का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करता। शुल्काध्यक्ष शुल्क वसूल करने वाला। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उत्पादन अधिकारी। आयुधागाराध्यक्ष मतलब आयुधागार का मतलब जहां अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, तो अस्त्र शस्त्रों के रखाव के लिए नियुक्त अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, सीता नाम जहां भी आए मौर्य काल में आप वन्य भूमि से उसे जोड़ देना है, तो राजकीय वन्य भूमि से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। सुनाध्यक्ष बूचड़खाना अधिकारी था और इसके साथ ही जो अवध्य पशुओं की देखभाल करने वाले अधिकारी जैसे गाय इत्यादि जो है वो अवध्य थी उस समय, जिनको उस समय नहीं मारा जाता था मांस इत्यादि के लिए। आकराध्यक्ष खानों का अधिकारी। विविधता अध्यक्ष चारागाहों के अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष यह वैश्याओं का निरीक्षक था। नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष। लवणाध्यक्ष नमक अधिकारी। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। कोष्ठागाराध्यक्ष भंडार गृहों का अधिकारी। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट का अधिकारी। स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण उत्पादन और शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी। बंधनागार अध्यक्ष कारागार या जेल का अध्यक्ष। बंधनागार मतलब जहां बंदी रखे जाते हैं। हस्तिध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाला और देवताध्यक्ष मंदिरों या धार्मिक संस्थाओं इत्यादि का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। द्यूताध्यक्ष जुआ अधिकारी। मानाध्यक्ष दूरी और समय संकेत से संबंधित, हम मानते क्या है दूरी माना 100 किलोमीटर, तो मानाध्यक्ष हो जाएगा वो। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष। तो महामात्याप सर्प यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था जिसको महामात्याप सर्प कहा जाता था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थों के बारे में। तो ये तो हो गए सारे अध्यक्ष जिनकी संख्या थी उस समय 27। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी 27 होते थे और अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों के बारे में बताया गया है और ये 26 अध्यक्ष और इनका अर्थ लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं हम 18 तीर्थों के बारे में, जल्दी इसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए, मंत्री और पुरोहित ये राजा को परामर्श या सलाह देते थे। समाहर्ता ये प्रश्न पूछा गया है। समाहर्ता किसको बोलते थे? राजस्व संग्रहकर्ता को। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। सेनापति सेना का अधिकारी। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा कहते थे फौजदारी मामलों का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो आपराधिक कृत्य हैं उनके मामलों का मुख्य न्यायाधीश था प्रदेष्टा। व्यवहारिक दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश जो पारिवारिक मामले होते हैं। नायक सेना का संचालक जिसको नायक यानी हीरो माना जाता था। कर्मांतिक उद्योग का सर्वोच्च अधिकारी। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने का वाला अधिकारी। प्रशासता राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला और सूचनाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी प्रशासता। और नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी। आटविक वन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। दौवारिक राजप्रसाद का प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल दुर्गों का रक्षक अंतपाल। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल और दुर्गों का रक्षक दुर्गपाल।
अंतर्वसिक राजा की अंगरक्षक सेना का प्रधान और मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो वो तो केंद्रीय प्रशासन की बात हुई, पूरे साम्राज्य के प्रशासन की। अब प्रांतीय प्रशासन कैसा था? तो प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्यकालीन साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें चक्र कहा जाता था। जैसे आज राज्य है, उस समय चक्र हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे और 5वां उन्होंने जीता था कलिंग। उसके बाद ये 5 हो गए। 5 के नाम में देखिए, सबसे पहला उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, तीसरा अवंती उज्जैन, चौथा मध्य देश, ये मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य देश है, मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और 5वां कलिंग जिसकी राजधानी तोसाली को बनाया गया था। प्रांतों का प्रशासन राजवंश के राजकुमार या निकट संबंधी के द्वारा चलाया जाता था। प्रांतों का विभाजन मंडल में होता था। जैसे आज विभाग होते हैं, संभाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार मंडल हुआ करते थे। और मंडल का प्रमुख प्रादेशिक होता था। ठीक है, मंडल के प्रमुख को प्रादेशिक कहा जाता था। अब मौर्य प्रशासन का विभाजन देखिए। सबसे पहले साम्राज्य या देश, जैसे वर्तमान में देश है, वर्तमान में जैसे राज्य होते हैं उसके जैसे चक्र होते थे। वर्तमान में जैसे अपन जिसको डिवीजन बोलते हैं संभाग, उसके जैसे मंडल, और जिला जिसको बोलते हैं उस समय आहार या विषय माना जाता था। उसके बाद ये अलग इकाइयाँ देखिए। स्थानीय 800 गांवों का समूह, जिला के नीचे 800 गांवों का समूह जिसे स्थानीय कहा जाता था। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। 200 गांवों के समूह को खारवटिक और 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। ठीक है, और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब पढ़ते हैं इकाइयों को। केंद्र और स्थानीय शासक के बीच संपर्क कड़ी के रूप में अशोक ने युक्त अधिकारी की नियुक्ति की। अपराधों के नियंत्रण के लिए उस समय भी पुलिस होती थी जिसे रक्षण कहा जाता था, रक्षा करने वाली रक्षण पुलिस। नगर का जनगणना अधिकारी नागरिक कहलाता था। प्राचीन भारत में, महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से काल में हुई? तो मौर्य काल में हुई। और आधुनिक भारत में यह जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। अब पढ़ते हैं हम नगर प्रशासन को। नगर प्रशासन का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं हुआ है, मेगस्थनीज ने इंडिका में किया, जबकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया। मेगस्थनीज ने मगध का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को कहा, जिसने उसे पॉलीबोथ्रा कहा। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 5 थी। ठीक है, 6 समितियों के नाम उद्योग समिति, विदेशी देखरेख समिति, जनगणना समिति, व्यापार और वाणिज्य समिति, विक्रय समिति और विक्रय कर समिति। ये 6 समितियां थी जो पाटलिपुत्र का प्रशासन संभालती थी और प्रत्येक में सदस्यों की संख्या 5-5 हुआ करती थी। तो 6 × 5 बराबर 30 सदस्य थे कुल। अब मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। और चूंकि राजा के पास अंतिम शक्तियां थी तो इसके अनुसार सर्वोच्च या अंतिम न्यायाधीश राजा या सम्राट होता था, जो किसी भी फैसले को बदल सकता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। एक तो धर्मस्थीय, जिसमें दीवानी मामलों की यानी पारिवारिक मामलों की सुनवाई होती थी और इसका न्यायाधीश व्यवहारिक, जो हमने पहले पढ़ा। और कंटक शोधन दूसरा ये न्यायालय है। पहला तो धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। कंटक शोधन मतलब जो समाज के कांटे हैं, जो आपराधिक पक्ष है, जिसको फौजदारी मामलों के अंतर्गत लिया जाता है। तो कंटक शोधन में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी और इसमें राज्य और नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा किया जाता था। चोरी और लूट के मामलों को साहस कहा जाता था। ठीक है, फिर है गुप्तचर व्यवस्था, जो सूचनाओं को इकट्ठा करके महाराज को दे देते। तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष कहा गया है गुप्तचर को। महिला गुप्तचर भी होते थे जिनको परिव्राजिका मतलब परिवार छोड़ने वाली, भिक्षुणी या वर्षली कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर के 2 प्रकार थे, एक तो संस्था और दूसरा संचारा। एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले लोग को तो बोलते थे संस्था, और संचारा मतलब भ्रमणशील गुप्तचर। संति, तृष्णा और शरद पुरुष गुप्तचरों को कहा जाता था। जिस प्रकार महिला गुप्तचर को परिव्राजिका, भिक्षुणी और वर्षली कहा जाता था, इसी प्रकार पुरुष गुप्तचरों को संति, तृष्णा और शरद कहा जाता था। उभय वेतन किसको कहते थे? तो विदेशों में नियुक्त होने वाले गुप्तचरों को उभय वेतन कहते थे। अब बात करते हैं सैन्य प्रशासन की। तो सैन्य प्रशासन का उल्लेख अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों में मिलता है। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार सैन्य प्रशासन भी 6 समितियों में, जिस प्रकार पाटलिपुत्र की भी 6 समितियां, तो सैन्य प्रशासन की भी 6 समितियां मेगस्थनीज के अनुसार। पहली पैदल सेना, जो पैदल दौड़ करके युद्ध लड़ती थी, चल करके। अश्व सेना, घोड़ों वाली। रथ सेना, जो रथ पर सवार है।
गज सेना हाथी पर सवार और नौसेना जहाज़ों पर सवार, और यातायात व रसद आपूर्ति समिति जो इन सभी सैनिकों की भोजन पानी की व्यवस्था करती थी। तो ये 6 समितियां थी वहाँ पर उस समय। ग्रूनवेडेल के अनुसार मौर्यों का राज चिन्ह मयूर था, जैसे मौर्य मोर आपको आराम से याद हो जाएगा। जस्टिन जो हेलेना का पुत्र था, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को चोरों यानी डाकुओं का समूह कहा। इतना खुकार थे ये। मौर्यकालीन समाज, इस समाज का उल्लेख अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों में मिलता है और समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। और वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार था। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को, ये बात महत्वपूर्ण है, शूद्रों को अर्थशास्त्र में पहली बार आर्य कहा गया। मतलब अर्थशास्त्र इतना नीतिगत है, इंसान को इंसान माना, शूद्रों को पहली बार आर्य कहा गया। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में भ्रामक विवरण देते हुए संपूर्ण भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया। तो इसने मतलब ये जो मैगस्थनीज है, इंडिका में अधिकांश बातें जो है वो भ्रामक है। तो 7 जातियां बताई, दार्शनिक, कृषक, पशुपालन अधिकारी, व्यापारी या शिल्पी, सैनिक या योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और उन्हें विवाह विच्छेद करने का भी अधिकार था। और विवाह विच्छेद को उस समय मोक्ष कहा गया है। और उन्हें नियोग मतलब पति से पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति नहीं होने पर अपने रिश्तेदारों के साथ संभोग करने की स्वीकृति की जो प्रथा है उसको नियोग प्रथा कहते हैं। तो उसकी अनुमति थी और साथ में पुनर्विवाह की भी अनुमति थी। मौर्य काल में वैश्याओं को रूपा जीवा कहा गया है और इनके अध्यक्ष को गणिकाध्यक्ष कहा गया है। और वैश्याओं का जो संगठन होता था, उन संगठन का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे बंदिक पोषक, बंदियों का पोषण करने वाला। कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, जबकि मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा थी ही नहीं, जबकि वास्तव में दास थे और 9 प्रकार के थे कौटिल्य के अनुसार। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग डायोनीसियस और हेराक्लीज यानी कृष्ण, डायोनीसियस यानी शिव, कृष्ण और शिव की पूजा करते थे। मूर्ति बनाने वाले कलाकार को कारु कहा गया है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र, इंडिका और रुमिनदेई अभिलेख से मिलता है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, व्यवसाय और पशुपालन था और तीनों को मिलाकर के, कृषि, व्यवसाय और पशुपालन को मिलाकर के वार्ता कहा जाता है। वार्ता को चाणक्य ने सर्वप्रथम शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना। संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा होता था। खेती करने वाले काश्तकार को उपवास कहा जाता था। और मौर्य काल में 2 प्रकार की प्रमुख फसलें थी। एक तो शरद ऋतु में गेहूं की फसल और ग्रीष्म ऋतु में ज्वार और तिल की फसल। अन्य फसलों में जौ, चना, चावल, कपास, गन्ना इत्यादि की बुवाई होती थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमि बताई है, जिनमें से 5 मुख्य इस प्रकार से हैं। अदेव मात्रक, जहां बिना वर्षा के कृषि की जाने वाली भूमि, यानी कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचित भूमि जो है उसको अदेव मात्रक कहते थे, जहां सिंचाई स्वयं करते थे, हमको करनी पड़ती थी। दूसरा देव मात्रक, मात्रक का मतलब है देवता, जहां पूरा देखभाल करते थे, तो देवता वर्षा करते थे, तो वर्षा आधारित भूमि को देव मात्रक। कृष्ट, जुती हुई भूमि, और अकृष्ट जो बिना जुती हुई है। और स्थल कहते थे ऊंचाई पर स्थित भूमि को स्थल कहा जाता था। तो अदेव मात्रक, देव मात्रक, कृष्ट, अकृष्ट और स्थल। मौर्य काल में सिंचाई का प्रमुख साधन सुदर्शन झील थी। ये बात ध्यान रख लेना, मौर्य काल में सिंचाई का प्रमुख साधन सुदर्शन झील थी, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सिंचाई हेतु घेरेदार कुएं, मंडलकूप और रिंग वेल इत्यादि का प्रयोग भी किया जाता था। उस समय कुएं थे जैसे वर्तमान में होते हैं। मौर्यकालीन कर, अर्थशास्त्र के कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख कर यहाँ पर है, देखिए, भाग, उत्पादित अनाज पर लिए जाने वाला कर जिसको भाग कहते थे। सीता नाम आते ही आपको पता चलना चाहिए सरकारी भूमि या वन्य जीव अभ्यारण्य या इस प्रकार की वन्य भूमि से प्राप्त कर। प्रणय कर, आपातकालीन कर। बलि एक प्रकार का भू राजस्व या धार्मिक कर था। बलि जो भी देते थे उस समय कर चुकाते थे। सेतुबंध सिंचाई कर होता था। हिरण्य नगद कर और विष्टि बेगारी कर होता था। परिहारिका, कर मुक्त गांवों को परिहारिका कहते थे और जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे उनको आयुधिका कहा जाता था। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, आयुधिका जो सैनिक आपूर्ति करते थे। कुप्य, जो कुप्य मतलब क से कच्चे माल की आपूर्ति करवाते थे ये गांव। और रज्जुकर करते थे उन्हें कहा जाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन सिक्के कौन कौन से सिक्के थे मौर्य काल में जो प्रचलित थे? तो सोने का सिक्का जिसको सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। चांदी का सिक्का, कासारपण कहते थे इसको, या पण या धरण या रूप्य रूप कहा जाता था। तांबे का बड़ा सिक्का जिसको मासक कहते थे और तांबे का जो छोटा सिक्का होता था उसको काकणी कहा जाता था मौर्य काल में। और कला और संस्कृति की बात करें
तो मौर्य काल में पहली बार पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसने भारतीय इतिहास को चिरकालिक बनाने में योगदान दिया। इससे पूर्व काष्ठ यानी लकड़ी, टेराकोटा इत्यादि का प्रयोग किया गया था, जिससे मौर्य काल से पूर्व के साक्ष्य जीर्ण अवस्था में मिलते हैं। तो मौर्य ने जो पत्थर का पाषाण का प्रयोग किया, जिससे हमें मौर्य काल के बारे में विशद जानकारी प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन कला, राजकीय कला राजकीय लोगों द्वारा विकसित, अभिलेख, राजप्रसाद, स्तूप या चैत्य, और लोक कला में जन सामान्य स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय नागरिकों द्वारा विकसित कला। मूर्ति कला निर्माण में अशोक स्तंभों में उत्कीर्ण पशुओं की आकृतियां मौर्य काल में मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धौली उड़ीसा की हाथी की मूर्ति है, धौली। और दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना बिहार से प्राप्त हुई है। दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति भी मौर्य काल से संबंधित है। और पारखम उत्तर प्रदेश से प्राप्त 7 फीट की यक्ष की मूर्ति, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, 7 फीट की यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पारखम उत्तर प्रदेश से। और किससे संबंधित है? तो मौर्य काल से। सारनाथ के स्तंभ पर पशुओं की आकृति आदि मौर्य काल के मूर्ति कला का विशिष्ट उदाहरण है। आपको पता है सारनाथ का स्तंभ, पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में आगे। अब पढ़ते हैं गुहालेख। भारत में गुफा निर्माण पहली बार मौर्य काल में किया गया। यह भी महत्वपूर्ण बात बनती है यहाँ पर कि गुफाओं का निर्माण पहली बार मौर्य काल में हुआ, और गुफाओं में जो लेख होते थे उसको गुहालेख कहते थे। तो गुहालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई है। इनमें से 3 का निर्माण अशोक ने करवाया और 4 का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया। गुफाओं का निर्माण आजीविक धर्म के अनुयायियों के निवास हेतु करवाया गया था, और आजीविक संप्रदाय का जो उपासक था वो कौन था? बिंदुसार। अब पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। शिलालेखों के माध्यम से राज्यादेशों और उपलब्धियों को संकलित किया गया था, जिसमें वह जनता को संबोधित करता है। जैसे आज कहीं पर भी लोकार्पण इत्यादि होता है तो पत्थर की शिलालेख और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा जाता है कि इनके द्वारा लोकार्पण किया गया। तो ऐसे ही अशोक ने अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए जो शिलालेख है उनका प्रचलन करवाया। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में स्टीफन थैलर महोदय ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था, और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई कि अशोक ने क्या क्या लिखवाया। ये सबसे पहले समझ में आया जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि के हैं। ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है, और दूसरा खरोष्टी लिपि में भी है, जहां दाएं से बाएं जैसे उर्दू की तरह लिखा जाता है। ग्रीक और आर्माइक लिपियों में लिखे गए हैं। ये लिपियां हैं जिसमें अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत यानी अर्धमगधी थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। सबसे पहले पढ़ते हैं शिलालेख। शिलालेख के भी प्रकार हैं। सबसे पहले वृहत शिलालेख, इनकी संख्या 14 है और 8 स्थान से ये मिले हैं। तो वृहत शिलालेख देखते हैं। सबसे पहले शाहबाजगढ़ी। इस शिलालेख को 1836 में जनरल कोर्ट ने खोजा और पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। इसकी लिपि खरोष्टी है, और शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल खोलने का वर्णन है। तो ये शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ 1836 में। दूसरा है मानशहरा, पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है और खरोष्टी लिपि में लिखा गया, ये भी, जो ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई है। तीसरा है कालसी, यूपी के देहरादून जिले से प्राप्त। 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट ने इसे खोजा, और यह यमुना और टॉन्स नदियों के संगम पर है। चौथा गिरनार, यहीं से रुद्रदामन और समुद्रगुप्त के अभिलेख भी मिलते हैं, लेख मिलते हैं। 1822 में कर्नल टॉड ने इन लेखों का पता लगाया, और गिरनार शिलालेख गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी पर है। तो गुजरात से मिला है गिरनार, आराम से याद हो जाएगा। यह शिलालेख संभवतः सबसे सुरक्षित अवस्था, मतलब बिल्कुल सुरक्षित है। और 5वां है धौली। धौली के साथ उड़ीसा नाम याद आना चाहिए, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हुए हैं। इनकी खोज 1837 में ही कीटो ने की थी, और इसका मुख्य शिलालेख राजा देश उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। अगला है जौगढ़। यह भी उड़ीसा के गंजाम जिले में 3 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण, और इसे वॉल्टर इलियट ने 1850 में खोजा। एर्रगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में, और खोज करी थी भूवैज्ञानिक अनुघोष ने 1929 में। और इस लेख में लिपि दाएं से बाएं है, जबकि अन्य सभी में बाएं से दाएं हैं। फिर है सोपारा, महाराष्ट्र के थाना जिले में खंडित शिला पर 8वें शिलालेख में कुछ भाग उत्तीर्ण है। ये तो हो गए वृहत शिलालेख। अब बात करते हैं लघु शिलालेखों की, क्योंकि थोड़ा डीप पढ़ रहे हैं हम तो विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में है, तो थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं इसको। ब्रह्मगिरी, यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। ये लघु शिलालेखों की बात कर रहे हैं।
दूसरा बाबरू, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। बैराट राजस्थान से संबंधित है, तो यह राजस्थान के जयपुर जिले में है और इसकी खोज कैप्टन बर्ड के द्वारा 1840 में की गई और यह शिलालेख प्रमाणित करता है कि अशोक बौद्ध धर्म का उपासक था। तीसरा सहसराम, बिहार में वैगलर ने खोजा। चौथा गुर्जरा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 1954 में बहादुर चंद्र दावड़ा ने खोजा। रूपनाथ, एमपी के जबलपुर जिले में 1872 में कर्नल एलिस के भारतीय सेवक ने इसकी खोज की। मस्की अभिलेख, यह भी महत्वपूर्ण बनता है, साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का, कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त हुआ है और वर्ष 1915 में बीडन ने खोजा। एरगुडी, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में। राजुल मंडगिरी, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में। अरोरा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। और गोवीमठ, मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप है, 1931 में BN शास्त्री ने खोजा। जटिंग रामेश्वर, यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है। पालकी कुंडू गोवीमठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है और वर्ष 1931 में BN शास्त्री ने खोजा। सारोमारो नाम आराम से याद हो जाएगा, सहडोल MP में और उदयगोलम बेलारी कर्नाटक में। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय क्या है, यह बात महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर पहला शिलालेख विषय है इसका पशु बलि और सामाजिक उत्सवों समारोहों पर प्रतिबंध। इस प्रकार के वो संदेश देता था कि सभी मानव मेरी संतान की तरह है। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य, चौल पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत चेर की चर्चा। तीसरा अभिलेख माता पिता का सम्मान करना, राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश, युक्त रज्जुक और प्रादेशिकों। चौथा अभिलेख धम्म की नीति के द्वारा अनैतिकता, ब्राह्मणों और श्रवणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति और हिंसा को रोकने के लिए धर्माचरण के भैरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। 5वां अभिलेख पहली बार अशोक के शासन में 10वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा 5वें अभिलेख में, और इसके साथ मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था की जानकारी। 6ठा अभिलेख धम्म महामात्रों के लिए आदेश लिखे हुए हैं और साफ लिखा हुआ है कि राज्य कर्मचारी अधिकारी किसी भी समय राज्य के कार्य के संबंध में मिल सकते हैं और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकते हैं। 7वां अभिलेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात। 8वां अभिलेख अशोक की धर्म यात्राओं की जानकारी और सार्वजनिक निर्माण कार्यों का वर्णन है। बौद्ध गया के भ्रमण का अभिलेख भी 8वां शिलालेख है। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की जानकारी, नैतिकता पर बल, धम्म की श्रेष्ठता पर बल, राजा और उच्च अधिकारियों को आदेश है 10वें शिलालेख में कि हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचें। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या। 12वां संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता रखने का निर्देश, सभी संप्रदायों को सम्मान देने की बात, स्त्री महामात्र की चर्चा। 13वां अभिलेख, तो ये प्रश्न आ सकता है, स्त्रियों के महत्व की बात है 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख युद्ध के स्थान पर धम्म विजय का आह्वान, कलिंग युद्ध की जानकारी और अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख, पड़ोसी राज्यों का वर्णन। और 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। अब अशोक के स्तंभ लेख की बात करते हैं हम। वृहद स्तंभ लेख में नाम है लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया अरराज, दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के खिजराबाद जिले में टोपरा नामक जगह पर दबा हुआ था और फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से यह अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। ये स्तंभ फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से जाने जाते हैं। तो दिल्ली टोपरा के ये स्तंभ लेख हैं। दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को दिल्ली लाया। इसके बाद रामपुरवा बिहार के चंपारण में, प्रयाग पहले कौशाम्बी में, बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया। फिर है लघु स्तंभ लेख, सांची रायसेन MP में, सारनाथ वाराणसी UP में, कौशाम्बी इलाहाबाद। रम्मिनदेई महत्वपूर्ण है जो नेपाल की तराई क्षेत्र में, अशोक की धर्मयात्रा का वर्णन इसमें। और निगलिवा ये भी नेपाल की तराई क्षेत्र में ही, कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की चर्चा। अब बात करते हैं सारनाथ स्तंभ लेख की। यहाँ से प्रश्न बनता है आपके, तो आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सारनाथ। यह अशोक के एकात्मक स्तंभ लेखों का सर्वश्रेष्ठ नमूना समझा जाता है। इसमें फलक पर 4 सिंह यानी 4 शेर आक्रामक मुद्रा में पीठ सटाए हुए बैठे हैं और एक चक्र धारण किए हुए हैं। जो अशोक चक्र की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, तो वो सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है। इस चक्र में 32 तिलियां हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 24 तिलियां ली गई हैं, जो 24 घंटे लगातार चलते रहने का संदेश देता है। तो आपकी जानकारी के लिए
कि अशोक का जो वो सारनाथ स्तंभ लेख है इसमें 32 तीलियां हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 24 तीलियां ही ली गई है। फलक के निचले भाग पर 4 पशु है, हाथी, गेंडा, बैल और सिंह का अंकन। प्रत्येक के मध्य एक चक्र है। अशोक स्तंभ, पशु मूर्ति, सारनाथ यूपी 4 सिंह, सांची 4 सिंह, लौरिया नंदनगढ़ सिंह और मोती चुगते हुए हंस, संकिसा हाथी, रामपुरवा में सिंह और बैल या वृषभ, और लौरिया अरराज बिहार में यह खंडित प्राप्त हुआ है, टूटा हुआ है, परंतु इतिहासकार आर.पी. चड्ढा के अनुसार इस पर गरुड़ का अंकन है, और 7वां वैशाली जिस पर एक संघ है। तो कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी करुवा के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है और इसलिए इसे रानी का अभिलेख माना गया है। लघु स्तंभ में राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण होती है और गुहा लेख में धार्मिक सहिष्णुता का उत्कीर्णन होता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। अशोक का सरेकुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपि में प्राप्त हुआ है। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों की लिपि ब्राह्मी है। केवल ये देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, केवल शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये 2 जो अभिलेख है इनकी लिपि खरोष्टी है, बाकी किसी की भी लिपि खरोष्टी नहीं है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो प्रथम 2 हमने शिलालेख पढ़े थे। अशोक का सर्वाधिक छोटा, सबसे छोटा जो अभिलेख है वह है रम्मिनदई, जिसका विषय आर्थिक है। अब बात करते हैं स्तूपों की। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और उन पर समाधियां बनाई गई। इन समाधियों को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जो उनके शरीर की जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में बांट करके उन पर 8 समाधियां बनाई गई, जिनको स्तूप कहा गया। और स्तूप संस्कृत भाषा के स्तूप धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थुआ। ऋग्वेद में यज्ञ की अग्निज्वालाओं से निर्मित आकृति को स्तूप कहा जाता है। जब यज्ञ की अग्निज्वाला होती है तो वो जिस आकार में दिखती है उसको स्तूप कहा गया है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध और अनुयायियों के समाधि स्थल को स्तूप कहा गया है। अशोक ने अपने शासनकाल में, ये ध्यान दीजिए, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। सांची का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध स्तूप, सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। इसको महास्तूप कहा जाता है। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेना जिले के विदिशा के समीप स्थित है और 1818 में सर्वप्रथम जनरल रायलट ने इसे खोजा। वर्ष 1990 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया और यह ईंटों का बना हुआ है, तोरण द्वार और चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई हुई है। अब है सारनाथ का स्तूप। इसमें तोरण द्वार सबसे अलंकृत है, ऊपर 3 छत्र है और इसमें हर्मिका जो सबसे पवित्र भाग है, इसकी छत अंडाकार है और तोरण द्वार प्रवेश द्वार है और प्रदक्षिणा पथ चारों ओर है। फिर है बरहूत स्तूप, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और तक्षशिला स्तूप पाकिस्तान में है वर्तमान में। पिपरहवा स्तूप यूपी में। सबसे प्राचीनतम स्तूप कहेंगे तो प्राचीन प से पिपरहवा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पाटलिपुत्र के बारे में। पौलीबोत्रा, ये मेगास्थनीज ने बताया था इसको, सबसे बड़ा नगर मगध साम्राज्य का, मौर्य काल का, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। इसके स्तूप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पाटलिपुत्र स्तूप की लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे। चतुर्भुजाकार नगर था ये। पाटलिपुत्र नगर की हम बात कर रहे हैं और ये एक इकाई दे रखी है, पैमाना है मापने का। संपूर्ण नगर चारों ओर से लकड़ी के परकोटे से घिरा हुआ था। बीच में 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी खाई की सुरक्षा थी और पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहते हैं, बिहार में जो है। फिर है राजप्रसाद। पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्भहार में की गई खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था। तो दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे। साम्राज्य का विभाजन हो रखा था। व्यवस्था केंद्रीकृत थी, विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था। आर्थिक संकट के कारण और सांस्कृतिक समस्याओं के कारण, और इसके अलावा अशोक की धार्मिक नीति बहुत ज़्यादा उदारवादी हो गया था। अशोक की अति शांतिवादिता नीति, जिससे जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने आक्रमण कर दिया। नौकरशाही का अधिक अनुत्तरदायी होना, वो उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं थे। और वित्तीय करों की अधिकता, बहुत ज़्यादा कर आरोपित कर दिए गए। भौतिक संस्कृति का प्रसार किया गया और प्रांतीय शासकों की महत्वाकांक्षाएं, मतलब प्रांतीय शासक जो थे वो महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के हो गए थे, अब स्वयं राजा बनना चाहते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को
बहुत सारी जानकारियाँ थी, इसलिए वीडियो में थोड़ा वक्त अधिक लग गया। आपका साथ यहाँ पर अपेक्षित है और आपका प्रयास जो सुनने का है वो सराहनीय है। आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आशा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे और जिन पर ज़्यादा ध्यान देना था उन टॉपिक पर अधिक ध्यान भी दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, समझें। वादा करता हूं कि अगले टॉपिक में हम गुप्त काल, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रीट परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में विशद जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।